हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यन टू यन की दुनिया में। हिंदी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी तथा यूपी टेट और सीटेट में परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वीराज रासों में प्रधान रस क्या है? इसके ऑप्शन हैं हास्य रस, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दोस्तों, चंद्रबरदाई द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो 69 सर्ग में बद्ध महाकाव्यात्मक रचना है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। इस महाकाव्य में सबसे बड़ा सर्ग कनवज्ज युद्ध है जो इसकी मूल कथा भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? इसके ऑप्शन हैं कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। दोस्तों, नाभादास तुलसीदास के समकालीन तथा अग्रदास के शिष्य थे। इनका नाम नाभा अली तथा उपनाम नारायण दास भी था। ये मुख्यतः राम भक्ति शाखा के भक्तिकालीन कवि हैं। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, भक्तमाल तथा अष्टयाम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं मनोरथ, धनद, राजसज, रसाल। दोस्तों, राज राज का पर्यायवाची शब्द धनद होता है, जबकि इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना आदि मनोरथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बात करें रसाल की तो इसका पर्यायवाची आम, अमृत फल, आम्र आदि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, धनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विजदेव की एक सरस रचना कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं प्रेम पत्रिका, श्रृंगारिका, विजय वारिस, श्रृंगार लतिका। दोस्तों, श्रृंगार लतिका तथा श्रृंगार बत्तीसी रीतकालीन कवि द्विजदेव की काव्य रचना है। श्रृंगार लतिका काव्य में बसंत ऋतु पर 33 पद्यों की मनोहर अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार लतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं दुन, दुनियों, दुनियावी, दुनिया। तो दोस्तों, दुनिया शब्द का विशेषण शब्द रूप है दुनियावी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांडाल चौकड़ी का अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं विद्वानों का समूह, मूर्खों का समूह, धनिकों का समूह, दुष्टों का समूह। तो दोस्तों, चांडाल चौकड़ी का अर्थ होता है दुष्टों का समूह। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार का अर्थ कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शन हैं प्रत्याहार, निवारण, पहरेदार, द्वारपाल। दोस्तों, प्रतिहार का अर्थ द्वारपाल, प्रहरी, पहरेदार, दरबान तथा निवारण भी होता है, जबकि प्रत्याहार का संबंध प्रतिहार से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधन अर्थ व्यर्थ का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है। इनमें साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। इनकी भाषा क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ब्रजभाषा, अवधी, अपभ्रंश, संस्कृत। दोस्तों, शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी,
आदिकाल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें 4 पुस्तकें अपभ्रंश की तथा 8 पुस्तकें देश भाषा की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं हमें, हम ही, हमी, हम ही। तो दोस्तों हम सर्वनाम के बाद ही जोड़ने से हमी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमित नमित श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं झुका हुआ हेतु, हेतु झुकना, नमन उत्सव, निमित्त मात्र, नम नमः। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झुका हुआ हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पश्य स्वर कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऐ, अ, ई, ओ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह पश्य स्वर है। ई और बड़ी ई, ए और ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, अ मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी बचे हुए स्वर पश्य स्वर के अंतर्गत आते हैं। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्य स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, बिहारी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में। दोस्तों खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है, जो स्वरध्वनि अपभ्रंश से विकसित हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली तथा खड़ी बोली या कौरवी आती है, जिसका विकास स्वरश्रेणी से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है, जिसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू प्रताप समसूर्य है, तू प्रताप समसूर्य है, जस सम सोचत चंद। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों, यह है सोचत चंद। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसके ऑप्शंस हैं उपमा, रूपक, अपहृत, प्रतीप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं संदेश रासक, पौमचर्यो, सूचना रासक, परमात्म प्रकाश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापंडित राहुल जी ने आदिकाल का किस नाम से नामकरण किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिद्ध सामंत युग, वीरगाथा युग, भक्ति सामंत युग, उत्तर मध्य युग। तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध सामंत युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? इसके ऑप्शंस हैं 2000, 2200, 2500, 1100। दोस्तों पृथ्वीराज रासो आदिकालीन कवि चंद बरदाई द्वारा रचित 69 सर्ग में रचित महाकाव्य है, जो 2500 पृष्ठों का ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सजल नीरद सी कला कांति पंक्ति कांति थी। पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? सजल नीरद सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस है अन्वधन्य, अणधन्वय, अधन्अय, अनुधन्अय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुधन्अय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं हय, कुरंग, घोटक, सैंधव। दोस्तों कुरंग अश्व का नहीं बल्कि हिरन का पर्यायवाची शब्द है। हिरन के अन्य पर्यायवाची शब्दों में मृग, सारंग, हरिण, जबकि अश्व के अन्य पर्यायवाची शब्दों में घोड़ा, तुरंग, बाजी आदि आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरंग। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं न बांसुरी बजाना, न बांस बेचना, न इधर का होना न उधर का, न कारण होगा न कार्य, काम न करना बहाना करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न कारण होगा न कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं वैमनस्य, कलह, निर्विवाद, संवाद। दोस्तों विवाद शब्द का विलोम शब्द निर्विवाद होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं तिरस्कार बोधक, हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, सुविचार बोधक। तो दोस्तों चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप शब्द तिरस्कार बोधक है। चुप मूलतः अव्यय शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरस्कार बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं आयु, अंक, मान, पत्र। दोस्तों आयु शब्द जो है यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाकी अंक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, संख्या, गोद आदि हो सकता है। और मान की बात करें तो मान का सम्मान, घमंड, माप आदि हो सकता है। पत्र का चिट्ठी, समाचार पत्र, पत्ता, धातु आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता है? इसके ऑप्शंस हैं क्रिया, लिंग, वचन, विशेष्य। दोस्तों विशेषण पद का परिचय देते हुए क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है, किंतु लिंग, वचन तथा विशेष्य बताना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं वह घूमती रहती है इधर उधर। दोस्तों वह इधर उधर घूमती रहती है वाक्य में अव्यय पद इधर उधर है, अर्थात ऐसे शब्द जिसके रूप, लिंग, वचन, रूप कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इधर उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, सौसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस अपभ्रंश से। दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है।
पश्चिमी हिंदी की बोलियों में खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, बुंदेली तथा कन्नौजी व हरियाणवी भी आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं लक्षणा, अभिधा, रूढ़ा, व्यंजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ वर्ण कहाँ से आई हैं? इसके ऑप्शन हैं पंजाबी, संस्कृत से, उर्दू से, अंग्रेजी से। दोस्तों देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क ध्वनियाँ संस्कृत भाषा से आई हैं, अर्थात किसी भाषा की ध्वनियों का विकास मुख्यतः उस भाषा से होता है जो उसके मूल में होती है। हिंदी भाषा की ध्वनियों का विकास मुख्यतः संस्कृत भाषा की ध्वनियों से पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में पहुंची है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रूप की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं सौख्य, निरपराध, माधुर्यता, आकाश। दोस्तों माधुर्यता शब्द उपर्युक्त विकल्पों में अशुद्ध है क्योंकि इसका रूप शब्द रूप माधुर्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी, ब्रजभाषा, पहाड़ी। दोस्तों इन विकल्पों में वर्तनी की दृष्टि, एक मिनट दोस्तों, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी की नहीं बल्कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसके ऑप्शंस हैं संबंध, संबंध। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तनी की दृष्टि से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं हरि कृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश। दोस्तों लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे प्रमुख हैं। बात करें हरि कृष्ण प्रेमी की तो इनकी प्रमुख नाटक हैं स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिवा साधना आदि हैं। सेठ गोविंद की बात करें तो इनके प्रमुख नाटक हैं सेवा पथ, भूदान यज्ञ, नवरस। बात करें उपेंद्र नाथ अस्क की तो इनके प्रमुख नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती कृत अंधायुग किस श्रेणी का नाटक है? तो इसके ऑप्शंस हैं गीत नाट्य, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक, महाकाव्यात्मक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीत नाट्य है। धर्मवीर भारती द्वारा कृत अंधायुग गीत नाट्य शैली का नाटक है जो महाभारत के कथानक पर आधारित है। इस नाटक में महाभारत के अवसान के बाद समाज की विकृतियों का प्रतीकात्मक चित्रण भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। इसके ऑप्शंस हैं पहला और दूसरा,
दूसरा और चौथा, तीसरा और पांचवा, दूसरा और तीसरा। दोस्तों, महाप्राण व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनको बोलने में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है। महा का मतलब ज़्यादा, प्राण का मतलब हवा। तो महाप्राण व्यंजन दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और महाप्राण व्यंजन के साथ स, श, श, ह भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन हैं भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। दोस्तों, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य प्रमुख एकांकियों में चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, विभूति, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी महोत्सव आदि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? इसके ऑप्शन हैं परिंदे, जहां लक्ष्मी कैद है, बदबू, गरीबी हटाओ। दोस्तों, नई कहानी की शुरुआत निर्मल वर्मा द्वारा रचित परिंदे कहानी से मानी जाती है, अर्थात 1960 ईस्वी में प्रकाशित परिंदे कहानी संग्रह को डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी नई कहानी की प्रथम कहानी घोषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारात्मक निबंधों की शैली क्या होती है? इसके ऑप्शन हैं धारा शैली, व्यास शैली, तरंग शैली, समास शैली। दोस्तों, विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख त्यागपत्र, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं जैनेन्द्र, चतुर्सेन, अज्ञेय, प्रेमचंद। दोस्तों, परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक प्रेमचंदोत्तर मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग गठित करने के प्राविधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं? तो इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। इस अनुच्छेद के आधार पर 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है, री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? तो इसके ऑप्शन है आम्र, आम, रात्रि, मातृभूमि, क्रिया। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा री स्वर का मात्रा प्रयोग किया गया है ऑप्शन नंबर सी में, मातृभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं 15, 17, 22, 18। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को अनुसूचित किया जा चुका है। प्रारंभ में इसमें केवल 14 भाषाओं का प्राविधान था, किंतु 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के अंतर्गत सर्वप्रथम सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी तथा एवं नेपाली को एवं 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली एवं मैथिली को राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन हैं बाल मुकुंद गुप्त,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, नूतन ब्रह्मचारी भारतेंद्र युगीन रचनाकार बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। यह उपन्यास बाल मनोविज्ञान, उपदेशाख्यान एवं ऐतिहासिक चित्रण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, राजभाषा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लबड़ घोंघो एकांकी संग्रह किसका है? इसके ऑप्शन हैं जगदीश चंद्र माथुर, पांडे बेचन शर्मा, राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट। दोस्तों, लबड़ घोंघो, एक मिनट दोस्तों, लबड़, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनाथ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका कौन है? इसके ऑप्शन हैं मृणाल पांडे, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मंजू भंडारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी की उपन्यासकार क्या हैं? कृष्णा सोबती। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासों में डार के बिछुए, यारों के यार, सूरजमुखी अंधेरे के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं मजदूरी और प्रेम, कछुआ धर्म, पुष्पांजलि, शिव शंभू के चिट्ठे। दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं जो आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रमुख निबंधों में मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान, नैनों की गंगा आदि प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? इसके ऑप्शन हैं विसंभक, प्रवेशक, अंकास्य, चूलिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को चूलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? यह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार क्या है? इसके ऑप्शंस हैं लघु कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो दोस्तों, प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नाटक को पंचम वेद मानने वाले कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं भरत मुनि, आनंद वर्मन, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों, नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद माना है। भरत मुनि के अनुसार यह पांचवा वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं।